नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और रात के 9:30 बज चुके हैं। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 30 जनवरी 2018 की बात है। झारखंड के जिला हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार के थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद शाम के समय अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। थाना प्रभारी ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए आने का कारण पूछा तो उसने बताया, सर मेरा नाम विनोद पाठक है। मैं जया प्रभा नगर कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। आज मेरी बीवी अन्नू पाठक सुबह किसी काम से बाहर गई थी, वो अभी तक नहीं लौटी है। मैंने अपने स्तर पर उसे सब जगह तलाशा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद थाना प्रभारी ने विनोद की दी हुई दरख्वास्त पर एक नजर डाली और वो मुंशी को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए दे दी। इसके बाद उन्होंने विनोद को आश्वस्त कर घर जाने के लिए कह दिया। पत्नी की गुमशुदगी की सूचना देकर विनोद पाठक जैसे ही थाने से निकलकर कुछ दूर गया होगा, तभी एक गोरी चिट्ठी बेहद ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र यही कोई 16-17 साल के करीब रही होगी, थाना प्रभारी के पास पहुंची। उसके साथ मोहल्ले के कई संभ्रांत लोग भी थे। उस लड़की ने अपना नाम कीर्ति पाठक, पुत्री विनोद पाठक, निवासी जयप्रभा नगर बताया। उसने थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद को बताया कि उसकी मां अन्नू पाठक आज सुबह से घर से गायब हैं। उनका अब तक कहीं पता नहीं चला है। उसे आशंका है कि कहीं उसके पापा विनोद पाठक ने ही मां के साथ कोई अनहोनी ना कर दी हो। अब बेटी ही पिता पर मां को गायब करने का शक कर रही है। इससे ये मामला तो बड़ा गंभीर और पेचीदा लगने लगा। थाना प्रभारी ने कीर्ति से पिता पर लगाए जाने वाले आरोप की वजह पूछी तो उसने विस्तार से मां और पिता के बीच के संबंधों के बारे में और उनके बीच सालों से चले आ रहे झगड़े के बारे में बता दिया। कीर्ति की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए कि एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बने अवैध संबंधों की वजह से विनोद पाठक अपनी पत्नी को मारता पीटता था। थाना प्रभारी ने एसआई श्याम कुमार को विनोद पाठक के घर मामले की जांच के लिए भेज दिया। एसआई श्याम कुमार जांच के लिए विनोद पाठक के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने विनोद के बच्चों के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की। प्रारंभिक जांच करके एसआई श्याम कुमार ने थाना प्रभारी को बता दिया कि विनोद पाठक की पत्नी अन्नू पाठक वास्तव में गायब है। इसके अलावा विनोद पाठक भी थाने में सूचना देने के बाद से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह 10-11 बजे के करीब थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद विनोद पाठक के घर पहुंच गए। पुलिस को देख करके मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। अन्नू के साथ साथ विनोद पाठक घर पर नहीं था। घर में उनके तीनों बच्चे कीर्ति, वाणी और वंश ही थे। पूछने पर बच्चों ने पुलिस को बताया कि पापा बीती रात से ही घर नहीं लौटे हैं। ये जानकर थाना प्रभारी को विनोद पर ही शक हो गया कि जरूर पत्नी के गायब होने में उसका हाथ रहा होगा, तभी वो फरार है। जैसे ही वो उसके घर में घुसे तभी हल्की हल्की बदबू आती हुई महसूस हुई। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन बदबू कहां से आ रही थी पता नहीं चला। दरवाजे पर ताला लटका मिला। पुलिस ने कीर्ति से ताला बंद होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो कमरा मां का है, उसमें मां रहती हैं। जब से वो गायब हैं तब से उस कमरे पर नया ताला लगा है। पापा ने उसे बताया था कि अन्नू मायके जाते समय कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गई है। कीर्ति की ये बात थाना प्रभारी के गले नहीं उतरी और उन्होंने ताला तोड़ दिया। ताला टूटने के बाद पुलिस जैसे ही कमरे में घुसी तो महसूस हुआ कि बदबू इसी कमरे से आ रही है। पुलिस ने दीवान को खोला तो भीतर का नजारा देखकर के आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवान में काफी खून फैला था जो सूख चुका था। थाना प्रभारी को समझते देर न लगी कि विनोद ने पत्नी की हत्या करके उसकी लाश दीवान में छिपा दी है। उन्होंने प्लास्टिक का बोरा खुलवाया तो खोलते ही सबके होश उड़ गए। काली पॉलिथीन में अन्नू का कटा हुआ सिर और बोरे में धड़ था। उसके हाथों को पीछे की ओर करके प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया गया था। उसके पैर घुटनों से मोड़कर पेट से बांध दिए गए थे। मां की लाश मिलते ही तीनों बच्चे दहाड़े मारकर रोने लगे। फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। अगले दिन यानी 1 फरवरी 2018 को थाना प्रभारी ने अन्नू के घर पहुंचकर उसकी बड़ी बेटी कीर्ति से विस्तार से पूछताछ की।
कीर्ति ने कहा कि उसके पापा उसे और मम्मी को पिछले 5 सालों से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। जिस मंजू ठाकुर नाम की महिला से उनके गलत संबंध हैं, वो इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है। कीर्ति के पास उन आरोपों के प्रत्यक्ष तौर पर कई प्रमाण भी थे। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के उसके पापा विनोद पाठक से वर्ष 2013 से संबंध थे। वो उसके पापा से मिलने अक्सर घर आती रहती थी। यही नहीं, कई बार तो अन्नू के रहते हुए मंजू ठाकुर विनोद के साथ उसके बिस्तर पर एक साथ सोई भी थी। इससे नाराज होकर अन्नू अपने मायके रांची चली जाती थी और वो महीनों वहीं रुक जाती थी। बच्चों के विरोध करने पर विनोद उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटता था। केस में महिला पुलिस इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर का नाम सामने आने की जानकारी मीडिया वालों को हुई तो मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए एसपी ने डीएसपी को उस पर नजर रखने के निर्देश दिए। 6 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद पाठक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया था। इस कारण लोग पुलिस का विरोध करने पर उतर आए थे। उधर पुलिस ने मंजू ठाकुर और विनोद ठाकुर के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स की जांच करने पर पता चला कि घटना वाले दिन दोनों के बीच 32 बार बातचीत हुई थी। पुलिस के लिए विनोद या मंजू ठाकुर से पूछताछ करने का ये अच्छा आधार था। इसी साक्ष्य के आधार पर डीएसपी ने 6 फरवरी को पीटीसी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। पूछताछ में पहले तो वो अन्नू की बेटी कीर्ति द्वारा उस पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारती रही। चूंकि मंजू खुद कानून की मजी हुई खिलाड़ी थी, वो कानून की एक एक बारीकी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने बचाव में वो सभी हथकंडों को इस्तेमाल करती रही। आखिर अंत में उसने कानून के आगे घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपने प्रेम संबंधों से लेकर अन्नू पाठक की हत्या तक की जो कहानी बताई वो बड़ी दिलचस्प निकली। 45 वर्षीय विनोद पाठक मूल रूप हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार स्थित पॉश कॉलोनी जयप्रभा नगर में एक किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। विनोद पाठक भारतीय खनन विभाग कोल विभाग के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की बड़का गांव शाखा में हेड क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। वहाँ उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। बात सन 2013 की है। विनोद पाठक की पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में पीटीसी की इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से मुलाकात। बातचीत के दौरान ये पता चला कि दोनों एक ही प्रांत के हैं ही नहीं बल्कि एक ही जिले के रहने वाले हैं, तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी दूर प्रदेश में अपने इलाके का कोई मिल जाए तो अपने पंसा लगता है। पतंजलि योगपीठ से वापस लौटते समय दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दिए थे। मंजू और विनोद दोनों ही सरकारी पेशे से जुड़े हुए थे और हम उम्र थे। मंजू बात करने में काफी चतुर और मृदुभाषी किस्म की औरत थी। विनोद जब से मंजू से मिला था उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। इस बात को वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब तक दिन में 1-2 बार उससे बात नहीं कर लेता या उससे मिल नहीं लेता था, उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। जबकि विनोद जानता था कि उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, बेटी भी सयानी हो चुकी है। मंजू का सानिध्य पाने के लिए विनोद उसका व्यवसाय पार्टनर बन गया और मटवारी में ऑफिस और दुकान खोल दी। विनोद ने सोचा कि अब उस पर ना तो किसी को शक होगा और न ही कोई उंगली उठा पाएगा। मंजू भी विनोद पर मरमिटी थी, जबकि वो भी शादीशुदा थी। उसने भी विनोद से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। इसके बाद मंजू कंपनी की ओर से राजस्थान टूर पर गई थी। तब विनोद भी उसके साथ था। मंजू का विनोद के दिल के साथ साथ उसके परिवार पर भी दबदबा बन गया था। वो जब चाहे तब बिजनेस के बहाने विनोद के घर आ धमकती थी। अन्नू को मंजू का रोज रोज उस घर में आना बर्दाश्त से बाहर हो गया था और जब सब्र का बांध टूट गया तो एक दिन अन्नू पति विनोद से पूछ ही बैठी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या? विनोद बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकती हो, तुम्हारा तो अधिकार है। तो ठीक है, ये बताइए कि ये पुलिस वाली मंजू यहाँ रोज रोज क्यों आती है? विनोद तुरंत बोला, बिजनेस के सिलसिले में, और क्या? अन्नू बोली, लेकिन उसका यहाँ रोज रोज का आना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी बेटी कीर्ति भी नाराज होती है। पत्नी के ऊपर नाराज होते हुए विनोद बोला, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? वो यहाँ आती है तो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आती है, कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और तुम क्या समझती हो कि मैं उनके साथ बैठे बैठे कोई गुलछर्रे उड़ाता हूँ? समझी तुम? उनके बारे में आज तो कह दिया, आइंदा फिर ऐसा मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके बाद विनोद कमरे से बाहर चला गया। अब पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। विनोद को पत्नी की ये बात बुरी लगी कि उसने अंजू के बारे में उससे पूछने की हिम्मत कैसे की। उस दिन के बाद विनोद ने रोजाना ही मंजू को घर बुलाना शुरू कर दिया
और इतना ही नहीं, अब वो मंजू को अलग कमरे में बुलाकर एकांत में बात करता। ये देखकर अन्नू को गुस्सा आता। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अन्नू ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। नतीजा, विनोद पत्नी की पिटाई करने लगा। अपने सिंदूर का बंटवारा होते हुए अन्नू नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बच्चों को लेकर मायके रांची चली जाती थी। गुस्सा शांत होता, लौटकर घर आ जाती थी। लेकिन विनोद पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि पत्नी के आने के बाद उसे और ज्यादा आजादी मिल जाती थी। वो मंजू के साथ बिना किसी डर के गुलछर्रे उड़ाता। धीरे धीरे विनोद और मंजू के अनैतिक संबंधों की जानकारी अन्नू के पूरे नाते रिश्तेदारों तक फैल गई थी। विनोद की चारों ओर बदनामी हो रही थी। उसे शक हो गया था कि अन्नू ही उसकी बदनामी करा रही है, इसलिए अब वो उस पर पहले से ज्यादा सितम ढाने लगा। पत्नी के साथ साथ वो बच्चों की भी पिटाई करने लगा। वो अपनी बड़ी बेटी कीर्ति को ज्यादा मारता था, क्योंकि कीर्ति भी मंजू का विरोध करती थी। वो अपनी माँ का पक्ष लेती थी। बच्चों को बेदर्दी से पिटता देख अन्नू की जैसे जान ही निकल जाती थी। अन्नू एक दिन दुखी होकर के मंजू को फोन करके कहा, तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारे रास्ते से मैं हमेशा के लिए हट जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को मत सताओ। अन्नू की याचना इतनी दर्द भरी थी कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन मंजू पर उसकी याचना का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था, बल्कि वो भी यही चाहती थी कि अन्नू उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। उसी समय मंजू के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना अन्नू को रास्ते से ही हटा दिया जाए। एक दिन मंजू ने विनोद को विश्वास में लेकर उकसाया कि अन्नू को रास्ते से हटा दो, ताकि हमें फिर किसी का डर नहीं रहे। प्रेम में अंधे विनोद को प्रेमिका मंजू की बातें जच गईं। 28 जनवरी 2018 को मंजू ठाकुर को लेकर अन्नू और विनोद में जमकर विवाद हुआ। फिर प्लानिंग के मुताबिक 29 को विनोद 10:15 बजे सुबह अपने ऑफिस में हाजिरी लगाकर वापस घर आ गया, ताकि 29 जनवरी को उसका ऑफिस में रहने का सबूत बन जाए। और जब वो घर आया तो उस समय तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तब बिना किसी गलती के उसने पत्नी को बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। पिटाई करने के बाद विनोद कहीं चला गया। काफी देर बाद जब वो घर आया तो उस समय अन्नू मंजू से बात कर रही थी। पति के लौटने का अन्नू को पता नहीं चला। विनोद उसकी बातें छिपकर सुनने लगा। उस समय अन्नू मंजू से पति की शिकायत कर रही थी। अपनी शिकायत सुनकर विनोद अपना आपा खो बैठा। फिर क्या था, उसने अन्नू के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से तेज धार वाले चाकू से गला रेत दिया। उनका फव्वारा फूट पड़ा और अन्नू फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही देर में वो शांत हो गई। इसके बाद प्रेमिका मंजू ठाकुर को फोन कर विनोद ने पत्नी की हत्या करने की जानकारी दे दी। सुनकर मंजू पहले तो घबरा गई, फिर बाद में खुश भी हुई। जब हमारे बीच का अन्नू नाम का कांटा सदा के लिए निकल गया। मंजू की सलाह पर उसने शव को दीवान में छिपा दिया। फिर कमरे में नया ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रखकर दोबारा ऑफिस चला गया। इसके बाद वो शिकायत करने पुलिस के पास जाता है। 18 फरवरी 2018 को पुलिस ने फरार विनोद पाठक को गिरफ्तार कर लिया।